हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के साथ। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर ये 3 टॉपिक्स रिमेनिंग है। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हमारी आज की क्लास विद दिस चैप्टर ओवर हो जाएगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज रिटर्न टू अ फैक्टर। तो देखो, रिटर्न टू अ फैक्टर जो है ना, बहुत सिंपल सी भाषा है। रिटर्न टू अ फैक्टर, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसको समझना आराम से। कि देखो, मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो रिटर्न टू अ फैक्टर है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सारी वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो वेरिएबल फैक्टर को भी दिमाग से निकालो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज पता है कि ये जो आपका आउटपुट है ना, वो इंक्रीज हो सकता है इफ इनपुट इंक्रीजेस। अगर आप इनपुट को बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, ये तो अभी तक आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि 10 लेबर है, 10 लेबर अगर 60 kg ऑफ राइस या कुछ भी 60 kg ऑफ आटे को बना प्रोसेस कर पाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 10 लेबर्स। और वैसे ही अगर आपने एक लेबर बढ़ा दी, 11वीं लेबर कर दी, तो आपका क्या हुआ? ये मान लो 67 kg होने लग गया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने एक फैक्टर को इंक्रीज किया, जस्ट एक फैक्टर को इंक्रीज किया। और कितना भी इंक्रीज कर सकते थे, एक फैक्टर को इंक्रीज करने पे आपके जो क्या कहते हैं रिटर्न एक्स्ट्रा मिले ना, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपने एक फैक्टर को इंक्रीज किया है। ये तो मैंने 10 लेबर का 11 किया ना, मान लो मैंने 14 कर दिया। 14 करने के बाद मान लो ये आ रहा है 77 kg। तो आपका ये जो एक फैक्टर इंक्रीज किया ना, इस फैक्टर के इंक्रीज करने पे 17 kg का फर्क आया। पहले 60 kg हो रहा था, अब 77 kg हो रहा है। तो यानी 17 kg का ये है, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इसी चीज को अगर मैं डेफिनेशन में लिखवाऊं तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे। तो आप देख सकते हो इसको डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने। इट रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ? 17 kg का। और क्यों हुआ? टोटल में है ना, रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम रिटर्न बोलते हैं। 17 kg का रिटर्न मिला कब? जब हमने सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज किया, बाकी सारे फैक्टर यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखे हैं। तो ध्यान रखना, रिटर्न टू अ फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज, किसमें? इन द टोटल प्रोडक्ट, व्हेन ओनली, यहाँ पे कौन सा फैक्टर मैंने बढ़ाया? सिर्फ लेबर। व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स। बाकी सबको हमने फिक्स रखा, सिर्फ एक फैक्टर को हमने बढ़ाया। याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो बच्चों, अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम, इनके और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज आका, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये समझाने से पहले ना, मैं आपको एक बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वही लेबर वाले पे आ जाते हैं हम लोग। मान लो एक ये लैंड है, राइट। इस लैंड पे अभी कितने लेबर काम कर रहे हैं? 10 लेबर काम कर रहे हैं। ये आपको कितना राइस दे रहे हैं? मान लो 60 kg का राइस प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 60 kg की आउटपुट दे रहे हैं। अब आपने क्या किया? इसको बढ़ाया, लेबर बढ़ा दी। ठीक है, तो ज्यादा मिली। और लेबर बढ़ा दी, मान लो और ज्यादा मिल गई, 77 हो गया। जो भी है, क्या कहते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक एक लेबर बढ़ाते ही क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे ना लेके, इसको वैसे भी देख सकते हो कि जैसे कि स्टार्टिंग 10 लेबर से ना करके मैं 5 लेबर से करता हूँ। 5 लेबर जो है, मान लो 30 kg का दे रही है आउटपुट। 6 लेबर आई तो भाई इसने थोड़ा ज्यादा रेट से देना स्टार्ट किया, 37 kg। अगली लेबर आई तो और थोड़ी सी आउटपुट बढ़ गई है, तो ये 48 हो गया। मान लो ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसी ना एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब क्या कहते हैं, फिर बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो कि फिर 8th लेबर आई। फिर 8th लेबर पे जैसे यहाँ पे 11 kg का आउटपुट दिया ना इसने, अब यहाँ पे 11 का आउटपुट नहीं आ रहा एक्स्ट्रा, यहाँ पे आ रहा है मान लो 58 kg। नेक्स्ट अगली लेबर बढ़ी, तो सिंपल बात है यार, और थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि देखो लैंड आपने उतनी ही रखी हुई है। ठीक है, जो कि एक फिक्स फैक्टर है। लेकिन आप लेबर बढ़ाए जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं 1000 लेबर इतनी सी लैंड पे ही काम करा लोगे। तो ऐसे ही एक एक पॉइंट ऐसा आएगा। मान लो अब यहाँ पे आ गया 65 kg। फिर 10 लेबर अब आप ले आए, तो मान लो आ रहा है 70 kg। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई अब ये ज्यादा लेबर अगर आप कर दोगे ना, तो आउटपुट उतना मिलेगा ही नहीं, आपका तो आउटपुट नेगेटिव में चले जाएगा।
क्योंकि एक लेबर इतनी सारी जगह पे रह ही नहीं पाएगी, इतनी छोटी सी जगह पे रह नहीं पाएगी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, इसके आगे देखो, मैंने अगर मान लो 11 लेबर कर दी ना, अब मान लो 70 केजी ही आ रहा है। अब मैं 12 लेबर कर रहा हूँ तो अब ये नेगेटिव जा रहा है, अब ये कम हो रहा है और बल्कि आउटपुट 68 केजी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ मैं एक्चुअली क्या है, कि जब भी क्या कहते हैं हम बात करते हैं ना इनपुट की, सिर्फ एक इनपुट की, जैसे जैसे हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ध्यान देना है ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हमारा जो टीपी होता है ना, टोटल प्रोडक्ट, ये एक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट मतलब देखो तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ 7 केजी का फर्क आया, यहाँ 11 का फर्क आ गया, अब यहाँ पे देखो 11 का है ना, अब यहाँ पे सिर्फ 10 का फर्क, यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, राइट। इसके बाद डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट डिक्रीज, यहाँ 10 का फर्क था, यहाँ पे और फर्क डाउन हुआ, फिर यहाँ पे अब फर्क थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे धीरे 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 हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा ये फर्क नेगेटिव होने लगेगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लिखेंगे। तो बच्चों आप डेफिनेशन देखिए इसकी, इसमें क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, राइट, आप बाकी सारे इनपुट को फिक्स रख रहे हो, ये एग्जांपल दिमाग में रखना। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, पहले आपका इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 7 का फायदा, फिर नेक्स्ट वाले केस पे आपका 11 का फायदा, फिर नेक्स्ट वाले में सिर्फ 10 का फायदा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में 7 का फायदा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में 5 का हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, पहले कुछ नहीं था, पहले 7 का फायदा फिर 11, यहाँ पे देख रहे हो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, फिर उसके बाद एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे मार्जिनल, हमने प्रोडक्ट निकालना सीखा था, ये वाली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मार्जिनल 7 आया, इसका मार्जिनल 11 आया, तो देख रहे हो मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट मतलब आपका बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट कम रेट से, पहले यहाँ पे 7 से सीधा 11 के रेट से बढ़ रहा है, अब यहाँ पे कम हो रहा है रेट 10, फिर 5 बढ़ा है नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ पे एमपी जो हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, बट एमपी देख रहे हो पॉजिटिव है, तो यानी कि फिर डिक्रीज हुआ और फाइनली एट नेगेटिव रेट। यहाँ पे देखो आपको 11 लेबर 70 दे रही थी, अब 12 लेबर अगर आपने कर दी ना तो आउटपुट अब आपको और कम मिल रहा है, तो यहाँ पे -2 हो गया आपका, अगर आप वो निकालोगे एमपी तो नेगेटिव हो जाएगा एमपी। तो हम इस पूरे को 3 फेज में बांट सकते हैं, पूरे इसको एक क्या कहते हैं, अगर हम एक ही इनपुट को इंक्रीज करते हैं बाकी इनपुट्स को फिक्स रखते हैं तो ये 3 फेज में बढ़ सकता है। कैसे, पहले फेज में टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट, ज्यादा रेट से, तो यहाँ पे एमपी देख रहे हो आप बढ़ रहा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रहा है बट देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ ना अगला, फिर नेक्स्ट और डिक्रीज हुआ बट बढ़ रहा है, फिर भी पॉजिटिव है। थर्ड फेज में ये यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे ये फॉल हो रहा है, अब ये नीचे आएगा, अब आप और लेबर बढ़ाओगे तो अब आउटपुट और कम हो जाएगा, तो टीपी फॉल्स, क्यों, यहाँ पे देखो आप एमपी आप देख रहे हो थर्ड फेज में नेगेटिव हो गया। तो हम इसको यहाँ पे 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। तो फेज 1 में टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे यानी कि एमपी बढ़ रहा है, फिर टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी डिक्रीज हो रहा है, थर्ड फेज में टीपी गिरने लग जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा गिरेगा, उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आपका यहाँ पे एमपी जो हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसको अभी हम समझेंगे डायग्राम की फॉर्म से भी अभी थोड़ी देर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखनी है, इसको समझ लो। सबसे पहली चीज ये ना लॉन्ग रन के लिए नहीं है, ये जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये हम मान के चलते हैं कि इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर फैक्टर्स को हम वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं, और लॉन्ग रन में आपको पता है सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर माने जाते हैं, क्योंकि लैंड वगैरह भी लॉन्ग रन में वेरिएबल है, हम चेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में हम लैंड वगैरह को एकदम से वेरी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना ये किस में ऑपरेट करता है, शॉर्ट रन में। तो याद रखना द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, ये फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड पे भी अप्लाइड है, ठीक है। तो ये लैंड के साथ भी ऐसे ही है, आप फालतू में लैंड बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वो लैंड लेने का फायदा नहीं होगा, आपको डिसएडवांटेज ही मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स पे अप्लाई रखता है, ठीक है। इस लॉ के अंडर जो आपके यूनिट ये जो है ना, पढ़ो इसको, अंडर दिस लॉ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर
कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर्स। तो एक ये हो गया कि आपके जितने भी यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर के, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट इट अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये सिर्फ हम प्रोडक्शन के फील्ड में करेंगे भाई, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की फील्ड में हम बात कर रहे हैं इसकी। तो नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन इजीली बी डिटरमाइन। ये तो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हो कि जो आपने इनपुट में चेंज किया उसकी वजह से आउटपुट पे क्या चेंज आया, ये तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था लेबर वाला, तो आपको उसको साफ पता चल रहा था कि भाई उसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा था कि आपने एक लेबर बढ़ाई, उस वजह से आउटपुट में कितना फर्क आया। तो इट कैन बी इजीली डिटरमाइन। नेक्स्ट, factors of production become imperfect substitutes of each other beyond a certain limit। तो ये कह रहा है कि ये जो फैक्टर्स है ना प्रोडक्शन के, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं एक सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट कह रहे हो। तो क्या है मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये नहीं कि लेबर को आप सोचो कि भाई लैंड से कंपेयर कर दो, कि अगर आप लैंड को बढ़ा लेबर को बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली लैंड पे इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लैंड तो आपकी वही रहने वाली है। लेबर और लैंड ये दोनों अलग अलग इनपुट्स हैं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो सकते, ध्यान रखना। एक बार को मशीन और लेबर हो सकते हैं, आपने मशीन बढ़ाई तो मे बी आप लेबर कम कर सकते हो, तो वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। बट यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये सब एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम मान के चलते कि कांस्टेंट है जब ये ऑपरेशन, वाइल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, हम मान के चलते हैं उस समय स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। इट इज अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। ये भी मान के चलते जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है ना, ये सारे इक्वली एफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि एक का बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और दूसरा फैक्टर कम एफिशिएंट है, तो हम ये अज्यूम करके चलते। तो ये तो हो गई आपकी अजम्पशंस। तो बच्चों देखो एग्जाम्पल को आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे, अगर नहीं भी समझ में आया हो कि देखो यहाँ पे ना मैंने एक फैक्टर को फिक्स कर दिया है, मान लो लैंड। यहाँ पे मैंने लेबर वाला एग्जाम्पल लिया था, बट यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग लिए, मान लो लेबर। तो जब आप लैंड आपके पास 1 है और देखो यहाँ तक एंड तक 1 ही है लैंड, लेकिन आप यहाँ पे एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो। तो देखो पहले आपने फर्स्ट से सेकंड पे गए, मतलब एक लेबर थी तो आपको टोटल प्रोडक्ट इतना मिल रहा था आउटपुट, ठीक है। जैसे ही आपने सेकंड लेबर बढ़ाई तो आपको देखो आउटपुट 20 का मिला, पहले पे 10 का मिल रहा था लेकिन सेकंड पे ऐड हो गया 20। तो इसका एमपी तो 10 रहेगा, इसका एमपी क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका होगा बेटा 30 माइनस 10 दैट इज 20। ये टीपी और एमपी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया हुआ है, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको न्यूमेरिकल याद होगा, इसका सिखाया हुआ है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ये एमपी आपने निकाला, देखा आपने 10 से एमपी 20 हो गया, तो यानी ये फेज 1 में आ गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। एमपी यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, अब आपने लेबर बढ़ाई ना, लेकिन इस बार क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, बट पहले में 20 बढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ 15 ही इंक्रीज हुआ। फिर अगले वाले में 7 ही इंक्रीज हुआ, अगले वाले में इंक्रीज ही नहीं हुआ, 0, ठीक है। फिर ऐसी अगली लेबर आपने और बढ़ा दी, तो अब और डिक्रीज हो गया भाई, मतलब जो आउटपुट आना चाहिए था अब उससे कम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया, तो इस केस में एमपी देखो नेगेटिव हो जाएगा, 48 माइनस 52 करोगे तो -4 आ जाएगा, 52 माइनस 52 करोगे 0 आ जाएगा, 52 माइनस 45 देखो 7 आ गया, 45 माइनस 30 देखो 15 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फेज 2 में क्या क्या आ गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आ गया आपका, राइट। ये क्या आ गया यहाँ पे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब यहाँ पे आपका जो फैक्टर्स है वो डिमिनिश हो रहे हैं, सॉरी रिटर्न्स जो है वो आपकी डिमिनिश हो रहे हैं फैक्टर्स के कंपैरिजन। देखो कैसे, जैसे आप बढ़ा रहे हो ना जैसे जैसे, तो आपके रिटर्न और कम कम हो रहे हैं, रिटर्न तो मिल रहे हैं बट डिक्रीज हो रहे हैं रिटर्न आपके, पहले 15 फिर 7 फिर 0, और यहाँ तो नेगेटिव ही हो गए, तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं अब, तो मतलब नेगेटिव ही होने लग गया। तो ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया, ये फेज 1 में आएगा, ये फेज 2 का एग्जाम्पल ये हो गया, एंड फेज 3 का एग्जाम्पल आपका ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इससे रिलेटेड आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा और वहां पे समझाऊंगा कि भाई क्या फर्क आ रहा है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाऊंगा, ध्यान देना आप। ये कर्व जो बनेंगे, ये इसका बन रहा है ये टीपी टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आएगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है, इस वाली लाइन।
तो यहाँ पे देखो ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये जो टोटल प्रोडक्ट है इसको भी ले लेते हैं। ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 पे आ रहा है 10, तो यानी कि जब आपने 1 लेबर करी थी तो 10, फिर 2 लेबर पे कितना आ गया 30, ओके दिस इज 30। देन नेक्स्ट थर्ड लेबर पे देखो कितना आ रहा है, अब आ रहा है 45, ठीक है 45 इज समवेयर है। फिर नेक्स्ट फोर्थ लेबर पे अगर आप देखोगे तो आ रहा है 52, इट इज समवेयर है। फिफ्थ लेबर पे आप देखो भाई, फिफ्थ लेबर पे भी 52। फिर सिक्स्थ लेबर पे देखो कम हो गया, कितना आ गया 48, राइट। तो ये 48 विल बी समवेयर है। तो आप अगर इनको ज्वाइन करोगे ना, देखो ग्राफ कैसे ज्वाइन हो रहा है, पहले ऐसे देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे ना थोड़ा कर्व चेंज हो गया आपका, और ऐसे आ गया कर्व चेंज हो गया, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, ये आपका ए पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए पॉइंट, ये जो है ए पॉइंट, इसका ध्यान रखना, ये वाला ए पॉइंट क्या, सेकंड वाली लेबर के उसमें, ये जो है आपका ए पॉइंट, देखो कितना आया, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, ये जो ए पॉइंट है, ये जो है ना बेटा, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो आपका ए पॉइंट होगा ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको मैं बता देता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे ना कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है। ये क्या पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या है एक्चुअल में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे कर्वेचर, कर्वेचर चेंजेस। आप देख रहे हो यहाँ पे कर्व ऐसे जा रहा था ऐसे, फिर उस पॉइंट पे आने के बाद ऐसे हो गया, कर्व ऐसे बनने लग गया, तो यहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ ना, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कर्वेचर चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे कर्वेचर आपका बदलता है। और इसके अंदर का पार्ट बेटा ये फेज 1 हो गया, ये इसको मान लो ओ, तो ये ओ से लेके ए तक ये आपका आ गया फेज 1, ठीक है। यहाँ से देखो इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, किस पॉइंट तक गया ये आपके इस वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट को कुछ और मान लो आप नाम दे दो बी, तो यहाँ से ए से लेके बी तक ये आपका आ रहा है फेज 2। यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज तो हो रहा है टीपी, बट अब डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, यहाँ पे देखो तेजी में हो रहा था, यहाँ पे अब डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। तो ए से बी तक आपका फेज 2 आ गया। फिर ये बी से लेके आगे तक का मान लो ये पूरा, तो बेशक सी पॉइंट मान लो, तो बी से लेके सी तक आपका कौन सा आ गया फेज, आपका बियॉन्ड, मतलब आप बियॉन्ड बोल सकते हो, बियॉन्ड बी, बी सी क्या लिखना है, बियॉन्ड एम, सॉरी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के मतलब बियॉन्ड इसके, सॉरी एक सेकेंड, बियॉन्ड सी भी नहीं लिखना, बियॉन्ड बी लिखना है, सी नहीं लेना, इसको आप भूल जाओ, ये वाला जो पार्ट है इसको भूल जाओ, राइट। हाँ तो यार लिखोगे बियॉन्ड बी, मतलब बी के इस साइड में, बियॉन्ड बी आपका पूरा फेज 3 चलेगा, ठीक है। फेज 3 का मतलब यहाँ से अब नेगेटिव होने लग जाएगा टीपी आपका, नेगेटिव मतलब कम होने लग जाएगा टीपी, यहाँ से देखो फॉल होने लगा, यहाँ से लेके बी तक बढ़ तो रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, यहाँ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, और यहाँ पे तो नीचे ही गिरने लग गया। तो यही तो आपका लॉ है, राइट। अब इसी चीज को ना आप वैसे भी देख सकते हो एमपी के ग्राफ के साथ, ये टीपी का ग्राफ था, अब एमपी का ग्राफ, ये देखो टीपी का ग्राफ बेटा मैंने यहाँ से बनाया इसके और इसके साथ लेबर, और यहाँ पे आपका यही है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 20 30 40 50 60। तो आप देखो यहाँ पे 1, जब ये 1 था तो एमपी कितना था 10 था, ओके। जब ये 2 था तो एमपी कितना था 20 था, ओके। जब ये 3 था तो एमपी देखो अब कम हो गया 15 हो गया, बीच में आ गया। अब ऐसे 4 हुआ तो एमपी देखो बेटा 7 हो गया और नीचे गिर गया। जब ये इतना हो गया क्या कहते हैं 5, ये यहाँ आ गया 6 पे देखो -4 मतलब नीचे चला गया। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ जा रहा है इसका। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी, मैक्सिमम एमपी। अब आप देख रहे हो मैक्सिमम एमपी आ कहाँ रहा है,
यहाँ पे 2 पे आ रहा है ना, और 2 पे यहाँ पे देख लो क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। तो आप एक चीज लिख सकते हो, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज मैक्सिमम। एमपी मैक्सिमम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो ये तो चीज आप आराम से यहाँ से बता ही सकते हो निकाल के, ठीक है। और ये बोल सकते हो, ये तो इतना हो गया। फेज 3 में जैसे ही आते हैं ना, तो ये देख रहे हो एमपी नेगेटिव की तरफ चला गया, जो कि मैंने लिखवाया था नेगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पे एमपी आपका नेगेटिव, ये एक्चुअल में रिटर्न ही तो है बेटा आपके। ये जो है एमपी, ये सारे रिटर्न ही तो शो कर रहे हैं। यहाँ से एक लेबर बढ़ाने पे कितना रिटर्न मिल रहा है एक्स्ट्रा, रिटर्न है ना। तो रिटर्न ऑफ अ फैक्टर ही है यहाँ पे एमपी। तो ये हो गया आपके, ग्राफ भी हो गए यहाँ पे इससे रिलेटेड। अब करते हैं आगे। तो अब हम लोग करेंगे, देखो ये जो आपने किया है ना, आपने देखा कि ये 3 फेजेस में आया, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना, कि फर्स्ट फेज में रिटर्न फैक्टर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर था। सेकेंड फेज आपका डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर था। थर्ड फेज आपका नेगेटिव रिटर्न ऑफ फैक्टर था। कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है, इसमें जो रीजंस हैं इसके फेजेस के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है रीजन, रीजन फॉर फेज 1। फेज 1 ऐसा क्यों था, मतलब फेज 1 में आपने देखा था ना, क्यों क्या था फेज 1 में एक्चुअली। फेज 1 में था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब आप एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो ना, तो उसके रिटर्न्स तो बढ़ रहे हैं, वो भी इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है। पहला, आप ना बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे थे फिक्स्ड का, फिक्स्ड फैक्टर का, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैं पूरा पूरा लिखवाऊंगा तो एक तरह से बुक ही बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि मान लो एक लैंड है और यहाँ पे लेबर्स हैं। तो क्या होता है, अगर मान लो ये लैंड है, ये लैंड है और आपके पास लेबर सिर्फ एक है, तो आप एक बात खुद सोचो, इतनी लैंड है यार, यानी कि आपके पास फिक्स्ड फैक्टर तो ज्यादा है, अंडर यूटिलाइज्ड है फिक्स्ड फैक्टर, लेबर सिर्फ आपके पास एक है। तो यार यानी कि आपके पास ये जो लैंड है, इसका यूटिलाइजेशन तो पूरा हो नहीं पा रहा। तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे, इसकी बेटर यूटिलाइजेशन होती रहेगी। और किसी भी क्या कहते हैं फैक्टर की बेटर यूटिलाइजेशन होती है, तो आउटपुट और इंक्रीज होता है। तो पहला पार्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्ट हो जाता है जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे मान लो कि बेटा ये मान लो कि एक अकेली लेबर है, इसकी जगह एक लेबर और आ गई, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे और बेटर काम करके देंगे। फिर मान लो दूसरी लेबर, तीसरी लेबर और आ गई, ये तीनों आपस में मिलके और एफिशिएंट काम करेंगे, ज्यादा स्पीड से आउटपुट आएगा, जितना एक दो में आ रहा था उससे अच्छे रेट से ज्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो देखिए, थर्ड है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका फिक्स फैक्टर है, जैसे लैंड है, लैंड को ना बेटा आप छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे नहीं बांट सकते। आपने एक लैंड खरीदे है तो यार उसको पूरा साथ में ही लोगे ना। ऐसा थोड़ी कि भाई सिर्फ इतने लैंड के एरिया में काम करोगे, इसको खाली छोड़ दोगे। तो इसीलिए अगर इतनी सी लैंड होती और एक लेबर काम करती, तो ये मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन होता है यहाँ से हो जाता है। लेकिन ये लैंड बड़ी है, इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल है इसी वजह से, जैसे जैसे आप एक एक लेबर भी बढ़ा रहे हो ना, तो ज्यादा रेट के साथ यहाँ पे क्या कहते हैं आपको आउटपुट मिलने लग जाए। तो ये तो हो गया रीजन फॉर फेज 1। ओके, अब नेक्स्ट है रीजन फॉर फेज 2, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये कब आता है? ये बेटा वो केस है जब आपका टीपी बढ़ तो रहा है, बट अब उतने रेट से नहीं बढ़ रहा जितने रेट से आपका पहले बढ़ रहा था टीपी फेज 1 में। वो तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू दीज टू रीजंस, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मतलब अब आपका इतना फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बढ़ गया है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम टीपी मिल जाएगा। इसके ज्यादा अगर आपने एक इनपुट को बढ़ाया तो वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा।
कहने का मतलब यही एक लैंड है, यहाँ पे मान लो इस लैंड पे कैपेसिटी 10 लेबर्स की थी, तो आपने 10 की 10 लेबर्स लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है ना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बन गया इनका फैक्टर्स का। इस लैंड के लिए 10 लेबर्स ही ऐसी हैं जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है। अगर आपने इससे ऊपर बढ़ा दी तो फिर क्या होगा, आपको नेगेटिव आउटपुट मिलने लगेगा, मतलब थोड़ा कम आउटपुट होने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा आपका। ठीक, तो ध्यान रखना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर यहाँ पे अचीव हो जाता है सेकंड वाले में। ठीक है, और दूसरी चीज है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेबर और मशीनरी का, तो मैंने आपको बताया था कि मशीनरी और लेबर आपस में सब्स्टिट्यूट तो है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं रहते। सब्स्टिट्यूट का कहने का मतलब मान लो कि ये लेबर है, अभी ये 10 लेबर की जगह मैं 2 मशीन लगा देता हूँ। ठीक है, 2 मशीन लगा देता हूँ और 4 लेबर लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, काम उतना ही मिल रहा है। आपने लेबर क्या कर दी, लेबर तो आपने कम कर दी, बट आपने मशीन एक्स्ट्रा लगा दी। अब लेबर का काम मशीन कर रही है। अब क्या हुआ, आपने मशीन बढ़ा दी, 3 मशीन कर दी और लेबर कर दी 2। यार अब एक सिंपल सी बात सोचो, 2 लेबर 3 मशीन कैसे संभालेगी? यहाँ पे 2 मशीन थी, चलो 2-2 लेबर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2-2 लेबर एक एक मशीन पे लग जाती है, अब ये 2 लेबर एक मशीन संभालेगी। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है कि भाई ये सब्स्टिट्यूट नहीं पॉसिबल है, आप और लेबर नहीं गिरा सकते, एक से ज्यादा और ज्यादा लेबर थोड़ी गिरा सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या कहते हैं, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह रोल प्ले करेगा, मतलब अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसका, आप चाहे कितनी भी मशीनें बढ़ा लो, आपको लेबर तो मिनिमम उतनी रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये बात हो रखी है कि ये जो है आपका 2 रीजंस की वजह से ये आपका डिक्रीजिंग यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर में आता है फेज 2। तो रीजन, तो बच्चों देखो आप, ये जो थर्ड वाला है रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्यों होता है, थर्ड वाला फेज, यानी मैं बात कर रहा हूँ फेज 3 का रीजन। ठीक है, फेज 3 का रीजन क्या है, तो देखो रीजन क्या है आपका नेगेटिव क्यों जाता है। पहली बात तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अगेन, अगर ये लैंड है, अगर आपने इसमें एक लिमिट से ज्यादा लेबर बढ़ा दी, तो आपको पता है कि यार ये लैंड छोटी पड़ रही है, ये इतनी ज्यादा, मतलब दिस लैंड इज नॉट इनफ फॉर मोर लेबर्स टू कम। तो ये रीजन होता है कि इसकी भी एक लिमिटेशन है लैंड की। अब ये थोड़ी कि अब यहाँ पे 100 लेबर लगा दोगे इतनी छोटी सी लैंड, नहीं, 1 लेबर बहुत कम है, 100 लेबर तो बहुत ज्यादा होगी, तो लिमिटेशन हो गया किसका, फिक्स फैक्टर का, पहला रीजन। दूसरा, मान लो अगर आपने यहाँ पे लेबर और बढ़ा भी दी, तो क्या होगा, पता है कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ नहीं पाएगा वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लैंड इतनी छोटी सी है, इतना इतने एरिया अगर एक एक बंदा कवर करेगा तो मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ नहीं पाएगा। तो सेकंड हो गया पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। तीसरा, जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी प्रॉपरली एक लेबर को काम करने के लिए, तो लेबर क्या अपनी एफिशिएंसी पूरी दे पाएगी? नहीं, उल्टा नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इन सबकी एफिशिएंसी ना डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सबकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, सिर्फ एक की नहीं, जो नया आया सिर्फ उसकी नहीं होगी, सबकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पेस ही नहीं रहता भाई इतना इस लैंड पे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। याद रखना मैं लेबर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। तो ये इन रीजंस की वजह से होता है आपका नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर इन फेज 3, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो देखो अभी आपने पूरा पढ़ लिया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके अंदर बेटा कितने फेज आ रहे थे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक्चुअल में ना ये जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये फेज 2 का पार्ट है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ, मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एलवीपी से डिनोट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एन एक्सटेंशन, is an extension to law of diminishing returns। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है बेटा ये फेज 2 में एक्सटेंशन कर दोगे, आप पहले का कंसिडर करोगे फेज 1, फेज 3। तो एक्चुअल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना एक्सटेंशन है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। तो फेज 2 अगर आपको याद हो, फेज 2 में आपको पता है ना क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप इनपुट वेरिएबल बढ़ा रहे थे, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट जो था ना आपका वो फॉल कर रहा था, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स फैक्टर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। ठीक है, ये आपका फेज 2 ही है, बस इसको सेपरेटली बता दिया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एलवीपी है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन,
ये एक एक्सटेंशन है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, राइट। और इसका डायग्राम तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हो लाइक यहाँ पे आपको मैंने बनाया भी था एमपी और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, राइट। वेरिएबल प्रोडक्ट की यूनिट का और ये है एमपी का, राइट। तो आपको मैंने यहाँ पे अगर ध्यान हो, मैंने एक ऐसा डायग्राम बनवाया था आपसे, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो वाला पार्ट नहीं, आपको एक सिर्फ फेज 2 वाला पार्ट कवर करना है, और ये देखो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। जो मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाया था ना, आप उसमें उस चीज को अवॉइड कर देना, बाकी पहले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को अवॉइड कर देना, सिर्फ यहाँ तक लेना, बीच वाला फेज 2 वाला पार्ट ले लेना। तो एमपी और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट का मैंने डायग्राम पीछे बनवाया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, वहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ है डायग्राम, बस उसमें आपको फेज 2 वाला पार्ट लेना है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। और ध्यान रखना है एलबीपी एक एक्सटेंशन है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो बच्चों अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन का। ये जो लास्ट टॉपिक है ये है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड एपी एंड एमपी। ये ग्राफ से हम समझेंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, और वो शेड्यूल ऐसा है। इसके अंदर मैंने फिक्स फैक्टर लिख दिया, आपके वेरिएबल फैक्टर लिख दिया। फिक्स फैक्टर मतलब रेफरेंस के तौर पे लैंड ले लो, वेरिएबल फैक्टर रेफरेंस के तौर पे लेबर ले लो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, फिक्स फैक्टर लैंड को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये जो लेबर है दैट इज योर वेरिएबल फैक्टर, ये मैंने धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो टीपी लिखा है, टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट, यानी आपका आउटपुट यहाँ पे कितना मिल रहा है। आपकी लैंड फिक्स्ड है। आप देखो पहले जब वेरिएबल मतलब लेबर अगर जीरो थी, तो जीरो पे तो भाई आपको कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, जीरो ही रहेगा। आपने लेबर एक बढ़ाई, आपको आउटपुट मिला 10 का। नेक्स्ट एक लेबर और बढ़ाई, कोऑपरेशन उनके बीच में ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है आपका लैंड और लेबर के बीच में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका फेज 1 में चला है ना। फेज 1 में तो ये आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है ये कितने का हुआ है, 20 का। तो यहाँ साथ साथ में इंक्रीमेंट लिख देता हूँ एमपी वाले केस में। पहले वाले में तो इंक्रीमेंट लिख ही नहीं सकते क्योंकि जीरो था। नेक्स्ट वाले में 10 का इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट वाले में 30 आया 10 से, तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ। अगले वाले में 15 का इंक्रीमेंट होता है, उसके नेक्स्ट वाले में 7 का, फिर 0 का, फिर -4 का, जैसा कि मैंने पहले की टेबल्स में बनवाया। अब यहाँ पे एपी है आपका एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। ये फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, दिस इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपने निकालना सीख लिया। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये जो आपके फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ आपका, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो ये तो 0/0 आपको कुछ नहीं निकालना, एज इट इज 10/1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एपी का लिखवाया हुआ है एवरेज प्रोडक्ट का। तो 10/1 इज 10, 30/2 इज 15, अगेन 45/3 इज 15, 52/4। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका आ जाएगा 13, 52/5 जब आप करोगे तो आएगा 10.40। नेक्स्ट आपका आएगा 8। तो वो आपको पता क्या करना है, बस दो ग्राफ बनाने हैं। जब मैं बोल रहा हूँ टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप, तो आपको एक साइड टीपी लिखना है, एक साइड एमपी लिखना है। तो दिस इज योर टीपी एंड दिस इज योर टीपी और एमपी का एक कॉमन ग्राफ बना लेना आप, और यहाँ पे आएगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, आप ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10 20 30 40 50 60, और ये 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हो जब ये जीरो पे तो था, तो जीरो पे तो कुछ नहीं करना। ये आपने एक्चुअली ग्राफ पहले भी बनाया है, मैंने आपको टीपी और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल का अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे ऐसे बनवाया था आपको। यहाँ पे क्यू एक पॉइंट आया था, यहाँ से ऐसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला ऐसे एक कर्व बनवाया था, और दूसरा कर्व मैंने आपको ये बनवाया था एमपी और टीपी का। तो उन दोनों को बस मर्ज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सेम रहेगा, फिर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐसे आ जाएगा ना अलग, फिर ये 5 पे नीचे ऐसे गिरने लगेगा। तो ये ध्यान रखना, ये टीपी का है और ये आपका एमपी का कर्व है। यहाँ पे एमपी जीरो है, जहाँ पे एमपी जीरो होता है ना वहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एमपी जीरो है ना, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम था। तो ये भी इस ग्राफ से आपको पता होना चाहिए, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू जीरो, टीपी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। जैसे एमपी नेगेटिव होने लगेगा, टीपी आपका कम होने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम। ये तो हो गया आपका किसका रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, राइट। अब मैं आपको करवाता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एपी एंड एमपी। एपी और एमपी का रिलेशनशिप कैसे आएगा, बहुत सिंपल, वही सेम से इसको देख के ग्राफ बना सकते हो आप। 4 5 6, 1 2 3 4,
ठीक है, तो अब इसे इसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो देखो पहला वाला ग्राफ तो ऐसे ही बन जाएगा जैसे आपने वो बनाया था, ऐसे। ये यहाँ से गया एवरेज वाला, राइट, जीरो से नहीं, ये तो आपको पहला वाला 10 से मिल रहा है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ पे इतना, फिर इसके बाद ऐसे 5वें पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ये किसका है भाई? ये तो आपने सीखा, ये वाला एमपी वाला बना दिया मैंने। एवरेज का बना लो भाई, एवरेज का क्या बनेगा? एवरेज है 1 पे 10, तो 1 पे 10 मतलब यहीं से स्टार्ट होएगा। फिर एवरेज नेक्स्ट कितनी है? 15, 2 पे 15, 2 पे 15 मतलब यहाँ पे आ गया। अगर ये मैं ले रहा हूँ 10 20, 10 20 तो नहीं ले रहा इसको, मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ा ज्यादा में, 5 10 20 30 40 है ना। तो ये थोड़ा सा ग्राफ इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इसको देखो कितना है, 1 पे 10 है, तो 1 पे 10 मतलब यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 2 पे 20 है, 2 पे 20 है मतलब ये यहाँ है। फिर नेक्स्ट आपका 15 आ गया, 20 मतलब सॉरी यहाँ है यार, एक सेकंड, इसको मैं इसे पूरा बना देता हूँ। 10 दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 5 6। तो ये आपका 5 10 15 20 25 30। ठीक है, तो ये आपका इतना, ये है आपका एपी और एमपी वाली साइड ये बना रहा हूँ, यहाँ पे आएगी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको देखिए ये क्या बनेगा। ये आपका एमपी, 1 पे एमपी कितना है? 10, दैट इज दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 पे एमपी आ रहा है 10। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 20 हेयर। फिर इसके थर्ड पे आ रहा है आपका 15, थर्ड पे 15 मतलब यहाँ पे। फिर आपका फोर्थ पे आ रहा है 7, 7 समवेयर हेयर। फिर आपका 0, फिर आपका -4 मतलब नीचे कहीं आएगा। तो ये आपका देखो ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे बना, ये क्या है? एमपी का ग्राफ बना है। नेक्स्ट मैं एपी का बनाता हूँ अगर ग्राफ, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट का। तो देखो 1 पे एपी कितना है? 10, तो 1 पे एपी 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे 15 आ गया, नेक्स्ट पे 15 मतलब ये देखो नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एपी का ग्राफ मैं रेड कलर की पेंसिल से बना देता हूँ। ये आपका ये है, फिर यहाँ पे ये है। नेक्स्ट आपका देखो, फिर 15 आया, यहाँ पे क्रॉस करिए इसको। फिर नेक्स्ट वाला आपका आया 13, 13 मतलब थोड़ा सा नीचे, फोर्थ पे थोड़ा सा नीचे रहेगा। फिर ये आपका एपी नेक्स्ट पे आ रहा है एवरेज 10.40, फिफ्थ पे 10.40 मतलब थोड़ा यहाँ पे। फिर आपका जब ये नेगेटिव आया तो यहाँ पे आपका 8 पे आ गया, 8 मतलब थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये देख रहे हो आप, एपी का ग्राफ आपका ऐसे यहाँ पे क्रॉस करते हुए इधर जाएगा। तो ध्यान रखना हमेशा, ये जो एपी का ग्राफ होगा ना बेटा, ये आपका जरूर क्रॉस तो करेगा ही करेगा, ऑलवेज, हमेशा के हमेशा ये आपका क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका एपी का ग्राफ, और ये हो गया एमपी। ये तो रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में? एपी और एमपी का। और ये टीपी और एमपी। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया ऐसे ओवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया चैप्टर, तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरे चैप्टर्स देख सकते हो, पुराने चैप्टर्स भी मैंने जो कराए हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स भी मैं प्लेलिस्ट पे अपडेट करता रहूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर ये वीडियो समझ में आए हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यू क्लासेस।